तो अब हम पढ़ने वाले हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ओके। कौन कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ये आई थिंक आप सबको पता होगा। सबसे पहला है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सबसे पहला नहीं, मतलब जमींदारी सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम। और फिर आता है हमारा महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है आपको, जमींदारी सिस्टम, ये इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है ना, उसका 19% में जमींदारी सिस्टम को लागू किया गया था। कैसे किया गया था हम देखेंगे। सबसे ज्यादा 51% के अराउंड रैयतवाड़ी सिस्टम था इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अप्लाई किया था। और महलवाड़ी सिस्टम जो रिमेनिंग है ना 30% के अराउंड, तो 30% में महलवाड़ी सिस्टम लागू किया था। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आपके ज़मीन के ऊपर जितना उत्पादन हुआ है ना, जितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका टैक्स कलेक्ट कलेक्ट करना, उसी को लैंड रेवेन्यू सिस्टम कहते हैं। है ना, उसी का पार्ट आप ले लोगे। जैसे सरकार है, आपने मान लीजिए 50,000 रुपये कमाया है महीने का, तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, या साल का आप कंसिडर करो, साल में लगता है। तो वैसे ही ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, टैक्स बेसिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम एक्चुअल में बिहार बंगाल, ठीक है, जमींदारी सिस्टम बिहार बंगाल और उड़ीसा के रीजन में, है ना, ईस्टर्न इंडिया की तरफ। ईस्टर्न इंडिया मतलब जो ट्राइबल है उसको छोड़ के। और ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही सिस्टम चल रहा है, थोड़ा मतलब एवरेज में कहें तो बिहार बंगाल और उड़ीसा में ये सिस्टम चल रहा था। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इसको इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब ये थोड़ा पेचीदा है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको 5 साल के लिए किया था इम्प्लीमेंट। ठीक है, जमींदारी सिस्टम को हम देखेंगे था क्या सिस्टम। लेकिन एक्चुअल में 10 साल के लिए जो सिस्टम लंबे समय तक चला था, वो एक्चुअल में कॉर्नवेलिस ने किया था। ठीक है, कॉर्नवेलिस। कॉर्नवेलिस ने इसको 10 साल के लिए किया था। ठीक है, फॉर 10 ईयर्स। अब ये 10 ईयर्स 5 ईयर्स है क्या? तो देखिए क्या होता था कि अब देखिए बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना, बिहार हो गया, बंगाल हो गया। तो क्या करते थे कि एक जामींदार बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? एक जामींदार। ये जामींदार कौन होता था? तो ये होता था कि बोल सकते हैं कि पावरफुल पर्सन, कि एक पावरफुल पर्सन को जमींदार बनाया जाता था, जिसके पास एबिलिटी होगा कि वो किसानों से टैक्स वसूल सके। ठीक है, तो जमींदार बनाया गया। जमींदार को दिया जाता था इतना बड़ा सा लैंड। कौन देता था? ब्रिटिशर्स देते थे। ठीक है, तो जमींदार का है ये लैंड, और किसी का लैंड नहीं है। कौन है इसका ऑनर? जमींदार है इसका ऑनर। ठीक है। अब जमींदार क्या करता था, जो गांव होता था उसके अंडर में, उस जमीन के अंडर में, तो गांव वालों को छोटा छोटा पार्ट बांट देता था। ठीक है, जिसको जितना बांटा उसके हिसाब से। ठीक है, वो इसके ऊपर था, जमींदार के ऊपर। तो मान लीजिए ये ए पार्ट बी पार्ट सबको अलग अलग फार्मर्स को दे दिया। ठीक है, और सबको बोला कि इतना इतना प्रोडक्शन आप करो, या जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका मुझे पार्ट चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ज़मीन दिया किसानों को, लेकिन ज़मीन एक्चुअल में किसका है? ज़मींदार का है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये तय किया था। तो किसान ज़मींदार को फिर जो भी होता था प्रोडक्शन, उसका कुछ भाग देते थे। 50 से 60% या उससे ज़्यादा भी ले लेता था ज़मींदार। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ है वो 100 kg हुआ है। ठीक है, और उस टोटल प्रोडक्शन में से 100 kg में से जमींदार ने रख लिया, मान लेते हैं
77 kg। 77 kg जमींदार ने ले लिया उसमें से, किसान के लिए इतना छोटा सा बच गया पार्ट। फिर क्या होगा? तो जो जमींदार ने पैसा कलेक्ट किया, या जो जितना केजी उन्होंने लिया, उसका 1/11, मतलब 77 kg है ना, तो 1/11 मतलब 1/11 of 77 कितना होगा? 7 kg। 7 kg जमींदार खुद रख लेगा, ठीक है। और 10/11 जो होगा वो ब्रिटिशर्स ले लेंगे। यानी इसका कितना हुआ? 10/11, 70 kg। तो 70 kg कौन लेगा? ब्रिटिशर्स ले लेंगे, और 7 kg जमींदार। समझ रहे? तो ये पूरा सेटअप था कि जमींदार को मिलेगा 1/11, है ना, और ब्रिटिशर्स लेंगे 10/11। यही सिस्टम था जमींदारी का। अब जमींदार के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि जमींदार किसानों से कितना लेगा। हो सकता है 77 क्या 100 का 100 मार ले। तो यहीं से एक्सप्लॉयटेशन आप देखोगे आज तक ये है, ठीक है। तो ये पूरा जमींदारी सिस्टम था। ओके, किसने इंट्रोड्यूस किया 10 सालों के लिए? कॉर्नवालिस ने, ठीक है। तो अब इसको आप गौर से देखोगे तो जमींदार जो था, जमींदार वो लैंड का क्या था? ओनर था, ठीक है। उसके पास ओनरशिप राइट था, ये राइट था। सेकंड, वो ट्रांसफर इसको कर सकता था, रेंट पे दे सकता था, रेंटेबल था, ठीक है। वो किसी को भी रेंट पे दे सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है। तीसरा, एलियनेबल भी था। एलियनेबल का मतलब होता है कि 10 साल में जितना रेवेन्यू मुझे चाहिए था, अगर जमींदार ने नहीं दिया ब्रिटिशर्स को, तो एक क्लॉज था इसमें, ठीक है। उस क्लॉज को कहते हैं सनसेट क्लॉज। कि मान लेते हैं कि 10 साल बाद आपको बोला गया है कि इतना इतना 10 साल में, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद आएगा, 10 साल तक इसको ये जमीन दिया गया था, ठीक है। 10 साल में जितना रेवेन्यू चाहिए था ब्रिटिशर्स को, अगर आपने नहीं दिया 10/11 ईमानदारी से, और मान लीजिए कि आप आज के दिन आपको देना है, तो सूरज ढलने से पहले देना है। सूरज अगर ढल गया और उससे पहले आपने नहीं दिया, तो आपकी जिम्मेदारी गई। वही होता है एलिनेबल राइट, ठीक है। तो सनशाइन ने सनसेट क्लॉज, सनसेट सनसेट क्लॉज था इसमें, ठीक है। बहुत फेमस है ये। आप भी देखोगे आजकल सारे डॉक्यूमेंट्स में सनसेट क्लॉज होते हैं कि इस समय पे अगर आपने नहीं किया तो ये लैप्स हो जाएगा, बोलने की बात हुआ है। तो ये चीज था, ठीक है, जमींदार के पास। ओके, तो ये पूरा था हमारा जमींदारी सिस्टम। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, जैसे कि इस जमींदारी सिस्टम के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जो जमींदार थे, या ऑलमोस्ट सब जमींदार ब्रिटिश के लॉयल हो गए, ठीक है। ब्रिटिश के लॉयल हो गए क्योंकि भैया उनको इतना अच्छा सेटअप मिला है, वही माई बाप है पूरे गांव के, पूरे ज़मीन के, ठीक है। और यह ऑनर का मतलब क्या होता है? ये हेरिटेबल था, ठीक है, हेरिडेटरी हो गया था कि जमींदार है, अगर वो मर जाता है तो उसके पुत्र को मिल जाएगा, ठीक है। हेरिडेटरी हो गया था ये। इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जो कि 19% लैंड जोग्राफिकल एरिया इंडिया का इसके अंडर में था, जमींदारी सिस्टम के, एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। कहाँ कहाँ था? तो याद रखना है कि ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में था, ठीक है। इस क्षेत्र में जमींदारी सिस्टम लागू था। अगले सिस्टम की बात करते हैं जो है रयतवाड़ी सिस्टम। रयतवाड़ी सिस्टम। अब ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, यहाँ पे रैयत का नाम क्या मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है फार्मर या पिजेंट, ठीक है, पिजेंट। तो पिजेंट के से ही डायरेक्टली लिया जाएगा पैसा, जो भी टैक्स है वो सीधा किसान से ही कलेक्ट किया जाएगा, कोई जमींदार कोई कुछ नहीं बीच में, ठीक है। तो ये था रैयतवाड़ी सिस्टम। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा, इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो, सॉरी,
मुनरो, थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो ने इसको, है ना, थॉमस मुनरो ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और इसके साथ एक और नाम आप कर सकते हो ऐड, कैप्टन रीड, कैप्टन रीड। ठीक है, ये हुआ था लागू एक्चुअल में 1826 से। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था साउथ में, डेक्कन पार्ट में, मद्रास, ठीक है, बॉम्बे, है ना, मद्रास, बॉम्बे और असम के रीजन में। ठीक है, असम में ज़्यादातर क्या थे, सब आदिवासी से, आदिवासी थे वहाँ पे, है ना, आदिवासी। तो ये रैयतवाड़ी का सिस्टम वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव था। ठीक है, और याद रखना है कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ ओरिजिनल। तो ओरिजिनल ये स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन सबसे पहले जहाँ पे हुआ था ओरिजिन, तो बारह महल डिस्ट्रिक्ट, बारह महल डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, मद्रास में, वहाँ से ये रैयतवाड़ी सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया था, जामींदारी सिस्टम के और अलग अलग नाम भी हैं। ठीक है, जामींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि भाई 10 साल के लिए ब्रिटिशर्स निश्चिंत रहते थे, है ना। तो जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता था। ठीक है, फिर आते हैं हम रैयतवाड़ी सिस्टम पे। तो रैयत होते थे किसान, सीधा डायरेक्ट सेटलमेंट किसान से ही वो कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पे रेट तय नहीं होता था, रेट तय नहीं होता था, ब्रिटिशर्स तय करते थे अलग अलग लैंड पे 40%, 50%, 55%, इस तरीके से। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रख सकते हो कि जो रैयत होते थे, यानी जो पेजेंट होते थे, वही इसके ओनर होते थे। कोई बीच 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 वाला बिचौलिया नहीं था। ठीक है, वही ऑनर ऑफ लैंड था। लेकिन ऑनर ऑफ लैंड था, हेरिटेबल भी था, ये सब कुछ था, एलिनेबल भी था। जैसे कि जमींदार में हमने देखा था कि अगर किसान उस जमीन पे अगर जितना टैक्स ब्रिटिशर्स को चाहिए नहीं दे पा रहा है तो उसको हटा भी सकते थे। ठीक है, लेकिन वो मर जाएगा अगर टैक्स दे रहा है ढंग से, तो उसके पुत्र को मिल जाएगा। तो वो सारे राइट्स थे, ओनर भी था, हेरिडिटरी हो गया था, एलियनेबल भी था। ठीक है, और साथ साथ रेंटेबल भी था, रेंट पे भी डाल सकते हो, बट किसान के पास इतना चॉइस नहीं रहता था। ओके, तो यह है हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम। ऑलराइट, और टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे? वही जितना प्रोडक्शन हुआ उसका परसेंट तय करता था, ब्रिटिश का जो ऑफिसर था वो जाता था, कलेक्ट कर लेता था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सिस्टम पे, जो है महलवाड़ी सिस्टम, जो आपने लगान में भी देखा होगा, है ना, महलवाड़ी सिस्टम। महल, ये देखेंगे यहाँ पे जो टर्म है वो महल है। महल का बेसिकली मतलब होता था गांव। ठीक है, विलेज। तो विलेज, पूरे विलेज का एक प्रधान होता था, ग्राम प्रधान, और उसी को दिया जाता था जिम्मा। ठीक है, उसी को जिम्मा दिया जाता था कि आपके पूरे गांव से आपको टैक्स कलेक्ट करना है और हमें देना है। ठीक है, तो इसमें कौन होता था? ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान होता था, जैसे मुखिया आप मान लो आज का। तो उसको जिम्मेदारी रहती थी कि आप तय करो कि आपके गांव में जो जो हैं, कितना ज़मीन है, कितना वो दे सकते हैं, ये आप तय करो, लेकिन मैंने जो बोला है पूरे गांव से मुझे कलेक्ट करना है, वो मैं कलेक्ट करने आऊँगा। ब्रिटिशर्स ऐसा बोलते थे ग्राम प्रधान को। ठीक है, और ग्राम प्रधान अपने हिसाब से टैक्स तय कर देता था गांव के हर एक अलग अलग परिवार पे। ठीक है, तो ये था हमारा महलवारी सिस्टम। किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? तो इसको इंट्रोड्यूस किया था बेनेडिक्ट ने, इंट्रोड्यूस्ड बाय बेनेडिक्ट। ओके, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, विलियम बेनेडिक्ट। ठीक है, इन्होंने लागू किया था। कहाँ कहाँ लागू हुआ था तो याद रखना है। ओके, तो हमने पीछे देखा था रैयतवाड़ी सिस्टम, तो रैयतवाड़ी सिस्टम सबसे मैक्सिमम जगहों पे था। ठीक है, ये आप देखो तो 51% पे था जोग्राफिकल एरिया। जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है
उसका 51% में एरिया ऑफ इंडिया, रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया था ब्रिटिशर्स ने। ओके, महलवाड़ी सिस्टम आप देखोगे तो ये 30% पे किया था, 30% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। कौन कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया, तो याद रखना है कि ये एक्चुअल में नॉर्थ वेस्ट के साइड में किया था। तो गंगेटिक वैली, गंजेटिक वैली या गंगा का जो वैली बोलते हैं ना, अब गंगा की प्लेन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम वैली की बात कर रहे हैं जो ऊपर उत्तराखंड साइड में है ना वो। तो गंजेटिक वैली नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, प्रेसिडेंसीज में। सेंट्रल इंडिया में आप देखोगे यही था, है ना, एमपी के रीजन में सेंट्रल इंडिया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में आप हरियाणा पंजाब सब ले लो, ठीक है, इसमें आप पंजाब और हरियाणा भी आएगा, पंजाब हरियाणा का जो पार्ट था नॉर्थ में। तो यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम ज़्यादा देखने को मिलता है, आप आज भी उसका असर देखोगे। ओके, तो ये तीनों थे हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने लागू किया था इंडिया के ऊपर। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, है ना, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो ब्रिटिश अपनी मनमानी करते थे, उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उनको कपड़ा के रॉ मटेरियल चाहिए था कपड़े के लिए, उनको कपड़े को कलर करने के लिए रॉ मटेरियल इंडिगो चाहिए था, राइट। तो इंडिगो चाहिए, क्लॉथिंग चाहिए, और कमर्शियल जूट चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें। कोल माइनिंग चालू हुआ, क्यों चाहिए कोल माइनिंग, क्योंकि स्टीम इंजन था, कोल की ज़रूरत पड़ती थी रेलवेज को, है ना। तो इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट हुए, ठीक है। सबसे पहले इम्पैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब हैंडीक्राफ्ट गया तो सारी चीजें गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट को गया, पूरा डिसरप्शन ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम। अब ये जो बुनकर थे, हैंडीक्राफ्ट थे जो बनाते थे हाथ से, उनका तो गया धंधा। अब कहाँ जाएंगे वो, खेती करने जाएंगे, और खेती में लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, तो पहले से खेती पे स्ट्रेस है, और ये गया तो और स्ट्रेस पड़ गया। डिस्ट्रॉयड इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये हुआ। और इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया गया। तो धान जो खाने की चीजें हैं, कमर्शियलाइजेशन, जो खाने की चीजें हैं वो अब नहीं करेंगे पैदा, है ना। अब क्या करेंगे पैदा, इंडिगो करेंगे पैदा, कॉटन करेंगे पैदा, कॉटन थोड़ी खाएंगे हम लोग, है ना, हर जगह बोलेंगे कॉटन उगाओ, इंडिगो उगाओ। तो कमर्शियलाइज कर दिया गया एग्रीकल्चर को, ठीक है। अब जो अन्न था वो कम हो गया, खाने की चीज़ें कम हो गई, ठीक है। और इन्हीं सब के कारण बहुत सारे फैमिन हुए थे बंगाल, बिहार और बहुत सारे रीजन में, ठीक है। बोलते हैं कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है, टोटल। एक फैमिन हुआ था बंगाल में, है ना, उसमें तो 30 लाख लोग मर गए थे, है ना, तो बहुत मुश्किल हो गया था सबको। क्या हुआ उसके बाद, पोवर्टी आ गया, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, किसी के पास काम ही नहीं था, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। इंडिया का ट्रेड खत्म हो गया, डिस्ट्रॉयड ऑल द ट्रेड, क्योंकि किसी को मौका ही नहीं मिलता था, सब ट्रेड ब्रिटिशर्स को करना था, डिस्ट्रॉयड ट्रेड, है ना। उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहाँ का जो भी संपत्ति था वो ब्रिटेन ले गया, ले जाया गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट दादा भाई नौरोजी को हम देखेंगे अभी। ओके, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट था वो किन्होंने दिया था, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। उनके बुक में ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, उनके बुक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पोवर्टी
एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये इनकी एक किताब थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें दादा भाई नौरोजी ने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिस्ट्रॉय किया इकोनॉमिकली। ओके, ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट उसमें इन्होंने लिखा। तो इस थ्योरी के हिसाब से, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है उसमें क्या हुआ था बेसिकली, जो हमने डिस्कस किया था, कि कैसे फेज तरीके से 1858 के बाद से क्या हुआ, एक कैपिटलिस्ट लोग पैदा हो गए ब्रिटेन में। ठीक है, और वो पूरी तरीके से इंडिया का शोषण किए कैपिटलिस्ट लोग। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ हमारे कारण, है ना, इंडिया की एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री सबको डिस्ट्रॉय करने के बाद, है ना, और इंडिया इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में। ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगले क्लास में हम देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, थैंक यू।